इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे मेनली गेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मकैंची मलिक साहब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं सुमित मलिक एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। अब तक हमने क्या किया है, हमने किया है आरएसी के 2 चैप्टर कर चुके हैं। चैप्टर 1 किया था बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, और चैप्टर 2 किया था वीसीआरएस। इन दोनों चैप्टर पे हम गेट के क्वेश्चंस कर चुके हैं। जिसने वीडियो देखी है ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर, रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेंट होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, इसके अलावा इसका डेजिग्नेशन, हाउ टू डेजिग्नेट रेफ्रिजरेंट, R12, R13, R11, ये मतलब क्या होता है इनका, ये सब पढ़ेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं RAC का लेक्चर नंबर 9। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 बाद में करेंगे, आप VARS बाद में करेंगे। पहले करते हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जो कि है रेफ्रिजरेंट्स। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें वैसे कुछ खास है नहीं, ये भी चैप्टर छोटा ही है, बट इसको ये थोड़ा सा उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला है। पहले इसको करते हैं, इससे हमें थोड़ा ये आइडिया लगेगा किस किस टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, किस किस टाइप के रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं, और उन रेफ्रिजरेंट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और कैसे हम रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करते हैं किसी प्रोसेस के लिए, ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेंट होते कितने टाइप के हैं। एक्चुअल में रेफ्रिजरेंट जो है रेफ्रिजरेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा हो गया, 9 नंबर हो गया, ये लेक्चर नंबर 9 हो गया। सबसे पहले तो रेफ्रिजरेंट की मैंने पहले डेफिनेशन पहले ही लेक्चर में लिखवाई है। These are those substances which are used to achieve refrigeration। ठीक है, These are those substances which are used to achieve refrigeration। रेफ्रिजरेशन क्या है? It is a process of cooling and maintaining the temperature of a system below that of surrounding। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं मेनली। तो पहले होते हैं हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, प्राइमरी, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। ठीक है, दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट जो होते हैं, पहले होते हैं प्राइमरी, ठीक है, और दूसरे सेकेंडरी। तो क्या होते हैं भाई प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, क्या होते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो जी 2 टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं। एक रेफ्रिजरेंट तो वो होते हैं जिनको डायरेक्टली आप किसी भी साइकिल में कहीं पे भी एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोज रेफ्रिजरेंट्स विच कैन बी यूज डायरेक्टली टू अचीव रेफ्रिजरेशन आर नोन एज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। फॉर एग्जांपल, जो हमारे जितने भी आपने देखे होंगे R12, R22, R134, R11 एक्सेट्रा, ये सारे हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी है अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो दीज आर दोज रेफ्रिजरेंट विच कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन ऑर्डर टू अचीव रेफ्रिजरेशन। ठीक है, ये हमारे रेफ्रिजरेंट कौन से रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। दोज रेफ्रिजरेंट्स विच कैन बी डायरेक्टली यूज टू अचीव रेफ्रिजरेशन, दे आर नोन एज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, डायरेक्टली हम किसी भी प्रोसेस में उसको यूज़ कर सकते हैं। बट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं वो रेफ्रिजरेंट
जिनको पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा कूल किया जाता है, उसके बाद उनको किसी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। कैसे? मतलब पहले हम कहीं भी, मान लो फॉर एग्जांपल हमें कोई रेफ्रिजरेशन अचीव करनी है कहीं पे, तो एग्जांपल भी दूंगा इसका। पहले कौन कौन से रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है। वाटर को जहाँ भी रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, वाटर को हम डायरेक्टली एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ ना करके पहले उसको क्या करते हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट से कूल करवाते हैं, उसके बाद उसको एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारा ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन ये हमारा क्या होता है, ये वाटर और सॉल्ट का मिक्स होता है एक तरीके से, ठीक है। वाटर और सॉल्ट का मिक्स जो होता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। वाटर को जहाँ भी रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। अब आप बोलोगे एग्जांपल, तो आपको एक ऐसा एग्जांपल बताते हैं कि आप भूल नहीं पाओगे। तो जी जो लोग ड्रिंक करते हैं वो इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। कैसे? पहले हम फ्रिज के अंदर बर्फ़ जमाते हैं। फ्रिज के अंदर कौन सा रेफ्रिजरेंट आजकल जो यूज़ हो रहा है, 134A यूज़ हो रहा है, ठीक है। फ्रिज के अंदर पहले हम बर्फ़ जमाते हैं, पानी से H2O का एक तरीके से कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, उसका सॉलिड फॉर्म, जो कि हमारा क्या होता है, आइस, ठीक है। पहले हम इसको बर्फ़ में कन्वर्ट करते हैं, वाटर को, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अब इस आइस का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो मान लो इवन आप कह सकते हो कि अगर बियर जो पीते हैं तो बियर की बोतल ठंडी करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो बर्फ़ को, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट तो क्या हो गया, जिसने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, ठीक है जी। वाटर को जिसने आइस में कन्वर्ट किया वो हमारा हो गया प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। लेकिन आइस को हमने यूज़ किया किसी और चीज़ को ठंडा करने के लिए, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि पहले वाटर जो है हमारा किससे कूल हुआ था, वो हमारा कूल हुआ था यूजिंग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट R134A, ठीक है। जो हमारे नॉर्मली फ्रिज में आज के टाइम पे यूज़ होता है। फ्रिज के पीछे लिखा भी रहता है, आप लोग कभी देखना, उस पर डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है वहाँ पे, ठीक है। और बियर को अगर कूल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा क्लासिक एग्जांपल है किस चीज़ का, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का, ठीक है जी। प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कौन से हैं? बोथ रेफ्रिजरेंट्स which can be used directly to achieve refrigeration are known as primary refrigerants। और सेकेंडरी कौन से होंगे हमारे? those refrigerants which are first cooled by primary refrigerant and then used as a refrigerant to achieve refrigeration, ठीक है। प्राइमरी रेफ्रिजरेशन, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो एग्जांपल हैं ये क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के एग्जांपल हैं। ये सारे जो एग्जांपल हैं, ये दोनों एग्जांपल हैं, ये हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के एग्जांपल हैं, ठीक है जी। तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ये R12, R22, R134 ये सब क्या हैं? R12, R22, R134 जानते हैं इनके बारे में? इसको बोलते हैं R12, 112, जो भी हमारे पास जो लिखे हुए थे, इसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेशन नंबर, रेफ्रिजरेशन नंबर।
ठीक है। रेफ्रिजरेशन नंबर हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हमारा यहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जांपल R11 है, R12 है, R134 है, ये अलग अलग रेफ्रिजरेंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक कॉमन हमने टर्म ले ली R1, यू कैन से R ले लिया रेफ्रिजरेशन नंबर, उसके बाद उसका जो भी नंबर रहेगा वो हम डिफ़ाइन करेंगे। R11 का मतलब ये है, R12 का मतलब ये है, R134 का मतलब ये है। तो ये नंबर कैसे डिसाइड होता है, चलो इसके बारे में जानते हैं। तो हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो यही है, नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, या फिर यू कैन से डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। डेजिग्नेशन जानने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं रेफ्रिजरेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है जी, रेफ्रिजरेंट कितने टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक, पहले होते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे इनऑर्गेनिक, तीसरे एजियोट्रोप, और फोर्थ होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक जो हैं इनको हेलो कार्बन बोलते हैं, और हेलो कार्बन। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट जो होते हैं इनको हेलो कार्बन बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मेनली कौन से रहेंगे, जिनमें कार्बन मेन कंटेंट रहेगा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। दूसरे इनऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक कौन से होंगे, जिनमें कार्बन नहीं रहेगा, मेनली कार्बन मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया है, CO2 है, ठीक है, और यू कैन से वाटर है। ठीक है। एजियोट्रोप जो होंगे, एजियोट्रोप क्या होते हैं, दीज आर द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, these are mixture of refrigerants behaving as a pure substance. Azeotropes are mixture of refrigerant behaving as a pure substance. और हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, इनमें हाइड्रोजन और कार्बन मेन रहेगा, ऑर्गेनिक की तरह ही रहते हैं ये, इनका नोमेनक्लेचर भी ऑर्गेनिक की तरह ही रहता है। हाइड्रोकार्बन और हेलोकार्बन में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हेलोजन्स रहेंगी, यानी कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पे हेलोजन नहीं रहेंगी, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन मेन रहेगा। तो ये हमारे 4 टाइप के यू कैन से रेफ्रिजरेंट हैं। पहला टाइप क्या हुआ, पहले हो गए ऑर्गेनिक, सेकंड हो गए इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आ जाएंगे, जैसे कि R11, R12, R134 एक्सेट्रा। ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब। एजियोट्रोप में क्या आ जाएगा, दीज आर द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स बिहेविंग एज प्योर सब्सटेंस। इनमें एग्जांपल के लिए लिखना चाहें अगर, तो R502, 503 ये हमारे यू कैन से एजियोट्रोप के एग्जांपल हैं। हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल बात करेंगे तो R170, R290 ये सब एग्जांपल हमारे किस चीज़ के हैं, हाइड्रोकार्बन के हैं। तो एक एक करके इनका नोमेनक्लेचर जानते हैं, डेजिग्नेशन जानते हैं, इनको कैसे देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन, दोनों का सेम होता है, इनका और इनका सेम नोमेनक्लेचर होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो क्या है, यू कैन से हाइड्रोकार्बन या हेलोकार्बन, उन दोनों का ही नोमेनक्लेचर सेम रहता है, तो उनको हम अलग अलग ना पढ़ के एक में ही पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि अगर हम कंसीडर करें हमारा जो टोटल रेफ्रिजरेंट है उसमें मान लो हम 4 कंपोनेंट मानते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। मेनली किसी भी रेफ्रिजरेंट के 4 कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अगर मैं इनको लिखूं MnPq, MnPq क्या है, कितने मॉलिक्यूल किसके हमने लिए हैं, ठीक है, कितने यू कैन से एटम्स लिए हैं। तो अगर हम CHFCl अगर हम बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर या तो हम डायरेक्टली अगर केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओनली बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अगर बात करें H2A+2 ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया अगर हम मीथेन की बात करें C1 हो जाएगा, H की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो अगर बस इस केस में हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, N+P+Q इट विल बी इक्वल टू 2M+2, ठीक है जी। N+P+Q इट विल बी इक्वल टू 2N+2, ये रहेगी इक्वेशन इसके लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हेलोकार्बन दोनों के लिए है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हेलोकार्बन। ये हमारे ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स को नोमेनक्लेचर ऐसे देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स को नोमेनक्लेचर हम यहाँ ऐसे देते हैं। N+P+Q अगर बाय द वे है तो उस केस में इट शुड बी इक्वल टू 2M+2। यहाँ से तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं वो सैचुरेटेड है कि नहीं है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन नंबर का क्या फार्मूला होगा, RM-1 N+1 P, ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेशन नंबर, RM-1 N+1 P और M-1 N+1 P। आप याद कैसे रखोगे इसको, M-1 N+1 तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन जो याद नहीं रहेगा वो क्या गड़बड़ रहती है, वो गड़बड़ क्या होती है कि हम P कई बार फ्लोरीन को लिख देते हैं, कई बार क्लोरीन को लिख देते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है आपसे, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन कभी भी रेफ्रिजरेशन नंबर के फॉर्मूले में नहीं आता। क्लोरीन इज़ नेवर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन नंबर फार्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हम बात करें, अगर कोई रेफ्रिजरेंट की अगर हम बात करें, R12 की बात करते हैं, ठीक है, R11 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अगर हम बात करें R11 को मैं 011 भी लिख सकता हूँ, R11 को मैं 011 भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, M-1 की वैल्यू क्या हो गई 0, N+1 की वैल्यू क्या हो गई 1 और P की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। M-1 की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, M = 1, N+1 की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, N = 0 एंड P = 1 का क्या मतलब हुआ, P = 1। Q बच गया हमारे पास, Q क्या होता है, कितने क्लोरीन के एटम है। तो अगर हम इसमें बात करें N+P+Q, इस फॉर्मूले में अगर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, N की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू हमें निकालनी है, M की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू 1 है, 2 + 2 4 - 1 दैट इज़ हमारी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, Q की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से अगर हम बात करें R11 जो हमारा रेफ्रिजरेशन नंबर था, इसके लिए केमिकल फार्मूला हमारे पास आ गया, वो क्या आ गया, CHFCl। इसमें M की वैल्यू 1 है,
H की वैल्यू, N की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 3 है। तो फिर यू कैन से CFCl3। ये हमारा आ गया क्या, केमिकल फार्मूला। किसी भी रेफ्रिजरेंट के लिए केमिकल फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोफ्लोरो भी बोल सकते हो या फ्लोरो भी बोल सकते हो, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ये हमारा इसका आ जाएगा केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, ठीक है जी। ये हमारा हो गया R11 के लिए। ऐसे ही देख लेते हैं R12 के लिए क्या होगा, ठीक है। फार्मूला ये रहेगा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बार बार आपको ये चीज़ें, मतलब ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार ना, तो आपको काम आएगा ये, पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं R12 की। अगर हम बात करें, हमारा सेकेंड रेफ्रिजरेंट देखते हैं R12 को हम क्या बोल सकते हैं, 012। तो मतलब क्या हुआ, M-1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, N+1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और P की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यहाँ से M की वैल्यू कितनी आ गई, M की वैल्यू आ गई 1, N की वैल्यू कितनी आई, N की वैल्यू आ गई 0, P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 2। और हमारे पास फार्मूला क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, N+P+Q इट इज़ इक्वल टू 2M+2। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इन सब की, N की वैल्यू 0, P की वैल्यू 2, Q और यहाँ पे 2 इंटू M की वैल्यू 1+2, तो ये 2+2 4, Q की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, ठीक है जी। Q की वैल्यू आ गई 2। तो R12 के केस में हमारा जो केमिकल फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, CHFCl, उसमें C के साथ आ जाएगा 1, H के साथ कितना आ जाएगा 0, F के साथ कितना आ जाएगा 2 और Cl के साथ 2। तो हमारा क्या आ जाएगा, मतलब CFF2Cl2, यानी कि इसका केमिकल नेम क्या आ जाएगा, डाईफ्लोरोमीथेन, डाईफ्लोरोमीथेन, ठीक है जी। ये हमारा R12 के केस में आ गया। ऐसे ही R22 के केस में देख लेते हैं, R22 के केस में देख लेते हैं। मैंने ले लिया एक R11 का ले लिया, R12 का ले लिया, R22 का ले लेते हैं अभी, ठीक है। ये आप लोग कितने भी निकाल के देख सकते हो, वहाँ से आपका फार्मूला आ जाएगा, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसके केस में भी सेम यही चीज़ आ जाएगी। M-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M-1 की वैल्यू आ जाएगी 0, N+1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और यहाँ से हमारी M की वैल्यू कितनी आ गई 1, N की वैल्यू कितनी आ गई, N की वैल्यू कितनी आ गई 1, P की वैल्यू कितनी आ गई 2। और यहाँ पे N+P+Q इज इक्वल टू 2M+2, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू पुट करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू 1 है तो ये आ गया 4 -3, हमारा Q की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से हमारा केमिकल जो फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, R22 का केमिकल फार्मूला आ जाएगा CHFCl में M की वैल्यू 1, N की वैल्यू भी 1, F की वैल्यू 2 और Cl की वैल्यू 1। तो मतलब हमारा ये केमिकल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है जी। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, खुद से करो, जितनी बार खुद से प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है जी। मैंने आपको तरीका बता दिया है, बहुत सिंपल चीज़ है।
कुछ नहीं है। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं, CHFCl इस फॉर्म में लिखना है, MnPq इनके नंबर हैं। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए वो क्या है, वो मैं बता चुका हूँ, N+P+Q इट विल बी इक्वल टू 2m+2, इट विल बी इक्वल टू 2m+2। रेफ्रिजरेशन नंबर कैसे निकाल लेंगे, RM-1 N+1 और यहाँ पे P। एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे P रखना है कि Q रखना है, इसी में कंफ्यूज होगे। Cl को हम फॉर्मूले में नहीं रखते। किसको नहीं रखते, Cl को फॉर्मूले में नहीं रखते। तो ये चीज़ कभी भी गलती नहीं करनी है। हमारा R22 का यहाँ पे अगर बात करें, केमिकल नेम क्या आ गया, वो आ गया डाईफ्लोरोक्लोरोमीथेन, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं क्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन, ये हमारा इसका केमिकल नेम आ गया। एक और देख लेते हैं R134, क्योंकि R134 आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉमन है और आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये अभी थोड़ा जो हम देखेंगे ना, एक नोट लिखेंगे, उसके बारे में समझ में आ जाएगा कि मैंने ये आपको फॉर्मूले क्यों लिखवाए हैं, क्यों मैंने इसको बना के दिखाया आपको, ठीक है। अगर हम बात करें इसके केस में क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ देखनी हमें। यहाँ पे M-1 की वैल्यू हर बार अब तक 0 हो रही थी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ये M-1 की वैल्यू है, ये N+1 की वैल्यू है, ये P की वैल्यू है। तो R134 के केस में हो जाएगा ये 1, N+1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और P की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, M की वैल्यू कितनी आ गई, M आ गया 2, N की वैल्यू भी 2 आ गई, P की वैल्यू 4 है ही, और यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे अगर, तो N+P+Q इट इज इक्वल टू 2m+2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 दूनी 4 + 2 6, 6 - 6 0, तो हमारी Q की वैल्यू आ गई 0। Q की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये जो है इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, केमिकल नेम आ जाएगा, इसका केमिकल फार्मूला आ जाएगा CHFCl। इनमें C की वैल्यू 2, H की वैल्यू 2, F की वैल्यू 2 और Cl की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ क्या आ गया, क्लोरीन हमारा इस केस में 0 आ गया। इसी के लिए मैंने अब तक जितना करवाया वो करवाया है। क्लोरीन जो है हमारा, क्लोरीन क्या करता है, इट इज़ हैविंग हाईएस्ट ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल। क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा ओजोन को डिप्लीट करने का पोटेंशियल है, ओजोन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो ओजोन हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में है तो उसको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए हम क्या कोशिश करते हैं, हमारी प्रेफरेंस क्या रहती है, हम वो रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करते हैं जिन रेफ्रिजरेंट्स में क्लोरीन जो है, क्लोरीन एब्सेंट होता है या क्लोरीन बहुत कम होता है। तो अगर हम बात करें R11, R12, R22 और R134 में, बेशक हमारी R11 की, R12 की रेफ्रिजरेशन प्रॉपर्टी अच्छी हो, बट फिर भी हम प्रेफर क्या करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा R134 को यूज़ करेंगे। क्यों, R134 के केस में क्या है, Cl की वैल्यू 0 है, यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Cl3 है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल किसका हुआ, R11 का, फिर उसके बाद R12 का, फिर उसके बाद R22 का। और इस केस में ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल कोई है ही नहीं, मतलब ओजोन को नुकसान पहुंचाएगा नहीं। तो मतलब R134 को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट, क्योंकि ये एक तरीके से इको फ्रेंडली है। R134 को बोलते हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। अभी तक जितना भी मैंने बताया इनको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, ठीक है जी, नोट की फॉर्म में। ये मैं सारा मिटा देता हूँ और इसको नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं ये चारों फॉर्मूले साइड में लिख देता हूँ। R11 ये हमारा क्या आ गया, CFCl3,
R12 ये क्या आया, CF2Cl2। R22 ये क्या आया, CHF2Cl। और R134 ये क्या आया, C2H2F2Cl0। 3, 2, 1। ठीक है, थोड़ा मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। ठीक है, अब पॉइंट वाइज लिख लेते हैं जो मैंने अभी तक बताया है। सबसे पहले नोट की फॉर्म में लिखते हैं। नोट, क्लोरीन, क्लोरीन पहला पॉइंट लिखते हैं, क्लोरीन। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ODP। हमारा ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और नीचे की तरफ घट रहा है। जब क्लोरीन की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लेते हैं कि वी प्रेफर रेफ्रिजरेंट विद लोअर ODP। वी प्रेफर रेफ्रिजरेंट विद लोअर ODP। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, वी प्रेफर रेफ्रिजरेंट विद लोअर ODP। हम वो रेफ्रिजरेंट प्रेफर करेंगे जिसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल कम होगा। सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, R134 या R134A इज नोन एज इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। इको फ्रेंडली क्यों, क्योंकि ये ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी के लिए थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, क्लोरीन हैज़ वेरी हाई ODP and it attacks ozone layer present in stratosphere and reduces its thickness। तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हमने कि वी प्रेफर रेफ्रिजरेंट विद लोअर ODP। लोअर ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल जो है इसको हम प्रेफर करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्डर में लिख दिया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा, R134 जो है या R134A जो है ये इट इज़ नोन एज इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। इको फ्रेंडली क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्लोरीन एब्सेंट है और क्लोरीन एब्सेंट होने की वजह से क्या है, ये हमारी ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता। थर्ड जो ओजोन किससे हमें बचाती है, ओजोन जो है हमें बचाती है हार्मफुल UV रेज से। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, क्लोरीन हैज़ वेरी हाई ODP। क्लोरीन याद रखना, क्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन। फ्लोरीन का भी ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल होता है बट क्लोरीन के मुकाबले बहुत कम होता है। ठीक है, क्लोरीन हैज़ वेरी हाई ODP एंड इट अटैक ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड रिड्यूसेस इट्स थिकनेस। ठीक है, साथ में ये इसी में लिख लेते हैं, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट UVB रेज। ठीक है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल UV रेज। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है जी, इनके अलावा जो हमारे पास, इसके अलावा अगर बाय द वे हम बात करें, ऐसा थोड़ी है कि अकेला यही है जो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है। जितने हमारे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें फ्लोरीन क्लोरीन एब्सेंट है, ठीक है, तो
तो अदर ऑप्शन हमारे हैं HFCs, अदर ऑप्शंस with lower ODP are HFCs, FCs and HCs etc. ये क्या है? अदर ऑप्शंस आर विद लोअर ओडीपी आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन या हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें क्लोरीन एब्सेंट है मेनली, तो वो हमारे अदर ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है जी, इस सब को मिटाते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सेकंड आ गया हमारा, जो सेकंड है ये हमारा पहला कौन सा हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहले वाले केस में क्या था? हाइड्रोकार्बन जो हमारा होता है ये क्या होता है? CaH2A+2। इस केस में क्या हो जाएगा? H2A हो जाएगा, CaH2A। ये तो ओनली हाइड्रोकार्बन है, बट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो एक तरीके से हम यू कैन से ऑर्गेनिक के केस में अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक तो है ही सारे, मतलब हेलो कार्बन भी ले लेते हैं क्योंकि उनका सेम रहता है नोमेनक्लेचर। तो उस केस में क्या होगा? कौन से वाले? अनसैचुरेटेड के केस में। हमारे अनसैचुरेटेड के केस में क्या होगा? CHFCl, सेम ले लेते हैं हम वही MnPq, ठीक है, सेम ले लिया हमने। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन जो है पहले हमारी क्या थी? N+P+Q इट इज़ इक्वल टू 2m। उसमें क्या थी? 2m+2 थी और यहाँ पे आ जाएगी 2m, ठीक है, ये हमारा आ जाएगी इक्वेशन। और रेफ्रिजरेशन नंबर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? R1 m-1 n+1 और इंटू P, RM-1 ये रेफ्रिजरेशन नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेशन नंबर हो जाएगा RM1। इसमें देख डिफरेंस क्या आ गया? इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 आ गया, बाकी सारा सेम है, m-1 n+1 P, ठीक है जी, ये हमारा आ जाएगा। सिंपली हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेता हूँ, C2H4, ठीक है, C2H4 का एग्जांपल ले लेते हैं। C2H4 अगर इसका आपसे कोई पूछ ले कि इसका रेफ्रिजरेशन नंबर क्या होगा, तो क्या करना आपको? डायरेक्टली इस चीज़ में रखना है। यहाँ से हम देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, N की वैल्यू 4, P की वैल्यू भी 0 और Q की वैल्यू भी 0, ठीक है। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा ये क्या है? रेफ्रिजरेशन नंबर क्या आ जाएगा? 1, M2-1 कितना हो जाएगा? 1, फिर N+1 हो जाएगा, ये 4 + 1 5 और लास्ट में ये हो जाएगा 0। तो हमारा 1150 ये हमारा आ जाएगा इस फॉर्मूले का, इस यू कैन से रेफ्रिजरेंट का रेफ्रिजरेशन नंबर 1150, ठीक है जी। दो रेफ्रिजरेंट और दो केस और पढ़े हमने, वो क्या क्या हैं? इनऑर्गेनिक एंड एजियोट्रोपिक। तो इनऑर्गेनिक जो होते हैं इनका थोड़ा नोमेनक्लेचर जो है नॉर्मल से हट के होता है। इनऑर्गेनिक का जो रेफ्रिजरेशन नंबर हम देते हैं, इसका रेफ्रिजरेशन नंबर होता है, रेफ्रिजरेशन नंबर इट इज़ इक्वल टू 700 प्लस मोलिकुलर वेट, 700 प्लस मोलिकुलर वेट और 700 प्लस मोलिकुलर वेट। कैसे? फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करते हैं, वाटर H2O 2 और 16 18 हो गया हमारा मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो R
700 प्लस 18 यानी कि R1718 आ गया हमारा इसका रेफ्रिजरेशन नंबर। अगर CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 16 दूनी 32 और 12 44, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा इस केस में R744, ठीक है। थर्ड अगर हम और कोई लें, अगर अमोनिया ले लेते हैं NH3, तो ये हमारा 14 प्लस 3 हमारा कितना आ गया 17 मोलिकुलर वेट, वहाँ से हमारा आ जाएगा R717, ठीक है जी। इस टाइप से हम इनऑर्गेनिक के केस में करेंगे, नोट कर लीजिए। लास्ट हमारा जो है, लास्ट है एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या होता है, सिंपली पहले बता भी दिया मैंने, उसको लिखवा देते हैं। मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट बिहेविंग एज ए प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट बिहेविंग एज प्योर सब्सटेंसेस। बिहेविंग एज प्योर सब्सटेंसेस, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, पहले ये लिख लीजिए, मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट बिहेविंग एज प्योर सब्सटेंसेस। ये हमारे क्या हो जाएंगे, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट। अब इसके एग्जांपल हो जाएंगे R502, 503 एक्सेट्रा, ठीक है। जो हमारा R502 होता है, ये क्या होता है R22 प्लस R115। R जो 22 है ये होता है अप्रोक्सीमेटली 48.8% इसमें, और R115 होता है इसमें 51.2%, ठीक है जी। इन दोनों का मिक्सचर होता है, और मिक्सचर बनाते क्यों हैं, टू अचीव बेटर प्रॉपर्टीज़। हमें जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर हमें एक से अचीव नहीं हो रही होंगी, तो हम किन्हीं को अलग अलग प्रपोर्शन में मिक्स करके देखेंगे। जब हमें डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी अचीव हो जाएंगी, तब हम उसको यूज़ कर लेंगे। जो हमारा R503 है, ये हमारा R23 और R13 इन दोनों का मिक्सचर होता है। R23 और R13 इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 40% होता है इसमें, ये 60% होता है। अप्रोक्सीमेटली है 59 पॉइंट समथिंग रहता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 40%, ये 60%। तो ये हमारे, और इनका नोमेनक्लेचर का कोई ऐसा फिक्स नहीं होता, जनरली इनका 500 से शुरू होती है, तो आप पहचान सकते हो कि हमारे एजियोट्रोपिक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अब तक का आज का हमारा हमने कर लिया। एक और लास्ट चीज़ देख लेते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं। वैसे आपको पता भी होगा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो हैं उनको पता ही होगा आइसोमर क्या होते हैं। These are the compounds having same chemical formula but different molecular structure and properties, ठीक है। Isomers same chemical formula but different chemical structure and properties. Same chemical formula but different chemical structure and properties. For example, R134, R134A। ये R134 और R134A जो है, इनका केमिकल फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट केमिकल स्ट्रक्चर जो है यू कैन सेम, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह ये एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, काफ़ी जगह ये एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसी हमें प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे डिज़ायरेबल होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। टिल देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू।